मैं बात करूंगा, ये जो घरों के जो हिस्से होते हैं ना प्रॉपर्टी के, या जो भी विरासत के जो हिस्से होते हैं, उसमें बेसिकली बहुत ज्यादा देखने में मुझे ये आया है, हो सकता है मैं गलत हूँ, कि बहनों का हिस्सा जो है ना वो भाई नहीं ले रहा है। और अक्सर मैंने ये लेडीज के मुंह से शिकायतें सुनी है कि मेरा भाई उस घर में रह रहा है और मैं हिस्सा मांग रही हूँ और वो नहीं दे रहा। तो मैं सिर्फ इसलिए इस इशू को उठा रहा हूँ ताकि वो जाहिर वाली लेडीज है वो शायद उस तरह से रसाई भी ना कर सके जैसे मैं और आप कर लेते हैं लोगों तक। तो उसके क्या राइट्स हैं अगर एक लड़की है और उसका घर में हिस्सा बनता है उसके वालिद और वालिदा की प्रॉपर्टी पे, तो वो क्या करे कि अपने भाई से या जो भी उसके बिलोंगिंग है उससे वो कैसे अपना हिस्सा क्लेम करे। इसको बहुत आसान सर उसकी उसमें समझा देगा ताकि हमारी जो ऑडियंस है, जो हमारे खवातीन है, उनको समझ में आए। देखिए विरासत एक शरई मसला है, ठीक है? और शरई मसाइल की बेसिक नॉलेज होना हर मुसलमान के लिए ज़रूरी है। अब हिस्सा जो है वो औरत का मतलब बहन का भाई से आधा होता है, ये हमारी शरीयत ने तय कर दिया कि भाई का डबल होगा, बहन का जो है वो सिंगल होगा। अब आ जाए उसके लीगल इम्पैक्ट की तरफ कि अगर कोर्ट की बात की जाए, तो अगर कोई शख्स चाहे वो भाई हो, चाहे वो बहन हो, अगर वो हिस्सा नहीं ले रहा माँ-बाप की प्रॉपर्टी में से उनके मरने के बाद, क्योंकि वरासत जो है वो शुरू ही मरने के बाद होती है, अगर ज़िंदगी में वरासत नहीं होती है। तो अगर कोई भाई या बहन किसी का हिस्सा नहीं दे रहा, तो बहुत ईज़िली उसका प्रोसीजर है कि वो कोर्ट में जाकर और एडमिनिस्ट्रेशन एंड पार्टीशन का सूट फाइल कर दे उस शख्स के खिलाफ जो उसे हिस्सा नहीं दे रहा। जिस शख्स ने अपना हिस्सा माँगना है, वो उस शख्स के खिलाफ केस फाइल करेगा एडमिनिस्ट्रेशन एंड पार्टीशन का, जिससे उसे हिस्सा लेना है। अच्छा, अगर मिसाल के तौर पे वो जो मोहतरमा या जो भी खातून है, वो हिस्सा लेना चाह रही है, असल में तो लोग पैसे दे देते हैं ना हिस्से के नाम पे कि भाई आप पैसे ले लें और जो प्रॉपर्टी की वैल्यू, अगर वो नहीं चाहती कि भाई मैं पैसे नहीं लेना चाह रही, मुझे उस जमीन का टुकड़ा चाहिए, वो चाहे आधा बने, चाहे वो आधे का भी आधा बने, वो 10 फीट बने, 5 फीट बने, वॉट एवर, जो भी जितना भी दस का वो प्रॉपर्टी हो, तो क्या वो क्लेम कर सकती है खाली जमीन, या खाली उनको पैसों की सूरत में ही हिस्सा मिलेगा? नहीं, असल में इसके अंदर थोड़ा एडमिनिस्ट्रेशन का मसला आ जाता है। एडमिनिस्ट्रेशन का मसला क्या आता है कि एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर जब किसी प्रॉपर्टी के हिस्से किए जाते हैं, तो जब हिस्सा बनेगा उस प्रॉपर्टी की कटिंग होगी, तो उसमें राइट, लेफ्ट, फ्रंट, बैक सब कुछ होगा। तो यहाँ डिस्प्यूट ये क्रिएट हो जाता है कि फ्रंट वाला पोर्शन किसे मिलेगा, बैक वाला किसे मिलेगा, राइट किसे मिलेगा, लेफ्ट, उसके ऊपर सेटल नहीं हो पाता लीगल हेल्थ के दरमियान। और वो हर चीज को डिस्प्यूट बना लेते हैं कि राइट मुझे चाहिए, लेफ्ट। तो कोर्ट ने इसलिए ये एक प्रोविजन निकाली है कि अगर ऐसा सेटलमेंट ना हो पाए, तो फिर उस सूरत में उस प्रॉपर्टी को सेल आउट करके जिसका जितना लीगल शेयर बनता है उस हिसाब से उसे वो उनकी उस हिस्से के पैसे दे। अच्छा, मुझे वैल्यूएशन लगा के फिर पैसे बिल्कुल। देते हैं। अच्छा सर, और आप मुझे ये बताएँ कि मिसाल के तौर पे जो यंग लड़के या लड़कियाँ हैं जो इस वक़्त मैट्रिक किया है जिन्होंने और इंटर कर रहे हैं, तो अगर वो एलएलबी करना चाहें, क्योंकि जहाँ तक मेरी नॉलेज है अब एलएलबी जो है वो 5 साल का है। ऐसा ही है सर? जी, 4 साल का। 4 साल का है। तो 4 साल का जो एलएलबी है, अब उसमें एलएलबी करने के लिए वो इंटर में कौन से सब्जेक्ट सेलेक्ट करें और कौन से सब्जेक्ट पे तवज्जो दें कि वो आगे अपना एलएलबी के अंदर एडमिशन ले लें? या तो वो मतलब गवर्नमेंट कॉलेजेस से करें या प्राइवेट कॉलेजेस से करें, मतलब क्या करेंगे? देखिए एलएलबी के लिए एज सच ऐसी कोई शर्त नहीं है कि आपका आर्ट्स हो, कॉमर्स हो, मेडिकल हो, ऐसी कोई पाबंदी नहीं है। अच्छा। चाहे आप कॉमर्स से इंटर करें, आर्ट्स से करें, मेडिकल से करें, इंजीनियरिंग से करें, आप एलएलबी में एडमिशन ले सकते हैं। एज पर माई नॉलेज से उसमें ग्रेड का मसला है कि जो बी ग्रेड होंगे उनको एडमिशन मिल जाएगा, सी और डी वालों को नहीं मिलेगा। आई थिंक ऐसा कोई क्राइटेरिया सेट है, लेकिन सब्जेक्ट के हवाले से कोई ऐसा क्राइटेरिया सेट नहीं है कि मेडिकल या इंजीनियरिंग वाले एडमिशन नहीं ले सकते, आर्ट्स वाले ले सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं है। सिर्फ ग्रेड का इशू है, उसके अंदर परसेंटेज देते हैं वो कहाँ इस अच्छा, ये परसेंटेज इंटर के बाद होता है? जी, इंटर के बाद आप मतलब एडमिशन ले इंटर सकते के बाद आप एडमिशन ले सकते हैं। जी, हैं। बिल्कुल इंटर के बाद आप अच्छा, और सर ये जो कोर्स के अंदर जो बड़ा स्लो प्रोसेसिंग होता है कि एक बंदा आम आदमी जाए तो वो जाके मतलब फंस ही जाता है, मतलब वो मैं सुना है कि मैंने तो कभी एक्सपीरियंस नहीं किया अपना कोई केस इस तरह से, लेकिन मैंने ये देखा कि बड़ा लंबा प्रोसेस चलता है, डेट्स आती हैं, कभी जज साहब नहीं आते, कभी कुछ, तो इसका कोई तरीकेकार है? मतलब आपको लगता है कि ये चीजें हमारी अच्छी होंगी पाकिस्तान में, या हम इसी तरह चलते रहेंगे? नहीं, इंशाल्लाह बिल्कुल इसमें इम्प्रूवमेंट आएगी। ये सिस्टम का फेलियर है। इतना स्लो प्रोसीजर जो है सिस्टम का फेलियर है। और सिस्टम का फेलियर क्यों है? इसकी वजह ये है कि जिस हवाले से हमारी आबादी बढ़ रही है दिन ब दिन, और जिस हिसाब से हमारे पास इश्यूज क्रिएट हो रहे हैं, लीगल इश्यूज, उस हिसाब से हमारे यहाँ जजेस का अपॉइंटमेंट नहीं है। अब ओवरबर्डन है कोर्ट्स। जब ओवरबर्डन कोर्ट्स होंगे तो यकीनन प्रोसीडिंग में डिले होगा। तो मेरा मेरा ज़ाती तौर पर मानना ये है कि ये सिर्फ़ और सिर्फ़ ओवरबर्डन होने की वज़ह से स्लो प्रोसीजर है। अदरवाइज़ जिस हिसाब से यहाँ पर जजेस की ज़रूरत है, अगर उस हिसाब से यहाँ पर जजेस अपॉइंट किए जाएँ, तो इंशाल्लाह ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। अच्छा, एक चीज सर मैंने और देखी कोर्ट में, मतलब मुझे अपनी एज के जज मिले, इतने छोटे छोटे, हम मैंने आप जज है, मुझे पता ही नहीं था वो जज है, तो कह रहे हाँ, तो अच्छा हमारे जहन में जज का कुछ और कॉन्सेप्ट था ना कि वो जज साहब होंगे रूबदार शख्सियत और
उम्रदार आदमी, लेकिन वो मेरी एज के थे। अच्छा, वो मेरी एज के ऐसे थे कि वो मेरे कॉलेज में सीनियर थे, एक साल, मतलब एक साल सीनियर, तो साथ ही के थे वो। तो वो जज बन गए। मैंने बोला, आप जज बन गए? कह रहे हम्म, हाँ। तो मुझे बड़ी हैरत हुई, और जो फिर मैंने देखा, दो तीन जजों को देखा, तो मेरी मुझसे भी हम्म, छोटे भी कुछ मिले मुझे। हम्म। तो बताओ, क्या जज के लिए क्या आसानियां कर दी हैं कि आप, मतलब जज अगर एलएलबी करके और उस तरह से करके जब पेपर्स देने हैं, आसानियां कर दी हैं कुछ, तो इतनी छोटी उम्र के बच्चे, लड़के लड़कियां जो जज बनकर आ रहे हैं? नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। देखिए, जजेस की भी कैटेगरीज हैं, स्टेप्स हैं। जो सबसे कम दर्जे का, जो थर्ड क्लास मजिस्ट्रेट जिसको कहते हैं, वो सबसे कम दर्जे का जज है। उससे ऊपर अगर हम आप चले जाएंगे तो आपको सीनियर सिविल जज मिलेंगे, फिर एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज मिलेंगे, फिर डिस्ट्रिक्ट जज, इसके बाद जस्टिस। तो असल में इनकी भी कैटेगरीज हैं। अच्छा, आपने जिन जजेस की वो बात की बिल्कुल वो इनिशियल जी, देखा वो मैंने। जुडिशियल मजिस्ट्रेट होंगे जो बिल्कुल फ्रेश अपॉइंटमेंट अच्छा, होती नहीं, है। वो असल में वो सिविल कोर्ट में थे, तो वो कौन से जज जी, कहलाएंगे? जी, सिविल जज, जुडिशियल मजिस्ट्रेट अच्छा, वही। अच्छा, अच्छा, अच्छा। तो ये था। तो सर, आपका बहुत-बहुत शुक्रिया। आपने जी, आज, आसिफ भाई, इतनी इम्पोर्टेंट बातें बताई। वैसे तो टाइम की बड़ी हमारे पास किल्लत है, वरना तो आपसे बैठ के मैं बहुत लंबा वो करता, चीज़ें पूछता। लेकिन मैंने कोशिश करी कि जो मेन-मेन पॉइंट्स है, वो आपसे, आपका आप क्योंकि एक बिज़ी आदमी हैं, टाइम बड़ी मुश्किल से दे पाते हैं। तो आपका बहुत-बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे टाइम दिया। और मैं अपने व्यूअर्स के लिए और ये बात कहना चाहूँगा कि देखें, बहुत सारे प्रोफेशन हैं जो बड़े रिस्पेक्टफुल हैं, लेकिन वकीलों को एक अलग ही दर्जा दिया जाता है। उसकी सबसे बड़ी रीज़न ये है मेरे नज़दीक, कि आपका जो मुल्क है ना पाकिस्तान, वो भी एक वकील ने बनाया। बिल्कुल। तो और हमें, और मुझे ऐसा पता नहीं क्यों अंदर से एक गट फीलिंग आती है कि हमें इंशाअल्लाह ताला जितनी भी हमारी प्रॉब्लम्स और हमारे इश्यूज है ना, एक दिन यही वकील, जो वकला बरादरी है ना हमारी, वो हमें इन सारी प्रॉब्लम से और इन सारी चीज़ों से वो निकाले। तो जो नए बच्चे और बच्चियां जो एलएलबी करना चाहते हैं, वो आज आप आसिफ भाई की बातें आपने नोट डाउन कर लें, सुन लें किस तरह से आपको प्रॉब्लम्स आती हैं, क्या क्या इश्यूज आते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच थैंक आसिफ यू सर, भाई। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। देखते रहें अचीवर डॉट दानियाल, प्लीज सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट्स करें। शुक्रिया।